Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live. We are back in the course on control system with the Routh-Hurwitz criteria part 2. तो यार पिछले सेशन के अंदर हमने राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया स्टार्ट किया था. काफी सारे क्वेश्चन देखे थे एंड आई होप यू एंजॉयड सॉल्विंग दोस क्वेश्चन. तो आज वहीं से हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कशन को आगे बढ़ाने वाले हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस और स्पेशल केसेस इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, जिसको देख के आपको काफी मजा आने वाला है. आप लोगों का कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है. ठीक है, वैसे ऑलरेडी पता है राउथ क्राइटेरिया के बारे में आप लोग मैक्सिमम चीजें जान गए हो. थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर की मुझे आप लोगों को बतानी है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट लेवल पे जा पाए. चलिए तो शुरू करते हैं. तैयार हैं सभी लोग भाई? आर यू गाइज रेडी? कम ऑन एवरीवन, आर यू गाइज रेडी? चलिए तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बेटा. अगर आप किसी राउथ-हर्विट्ज टेबल की, राउथ अरे की कोई भी रो किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो रिजल्ट नहीं बदलता. लेकिन यहां पे ध्यान क्या रखना है बेटा? मैंने बोला था ध्यान क्या रखना है? दैट योर कांस्टेंट मस्ट बी पॉजिटिव. ठीक है, यू मस्ट हैव अ पॉजिटिव कांस्टेंट. अगर सारे एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में सेम साइन के होते हैं तो कोई भी रूट राइट हाफ प्लेन में नहीं जाएगा. ठीक है, कोई भी रूट आपका राइट हाफ प्लेन में नहीं जाएगा. अगर सारे कॉलम का साइन सेम होता है और कोई रो ऑफ जीरोज नहीं आती, माने कोई भी ऐसी रो नहीं है जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, तो सारे रूट आपके लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई करेंगे. याद रखिए, कोई भी रो कंप्लीटली जीरो नहीं आनी चाहिए. और चौथा पॉइंट भी यही कह रहा है, कोई साइन चेंज ना होने का मतलब है दैट देयर आर नो रूट्स. ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स इन आरएचपी, द नंबर ऑफ साइन चेंज जो है फर्स्ट कॉलम में, दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ रूट्स इन द आरएचपी. जितने साइन चेंज होंगे उतने ही राइट हाफ प्लेन के अंदर रूट्स लाई करेंगे. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब रो ऑफ जीरोस आने लगती है तब आपके इमेजिनरी पे पोल आते हैं. जो मैंने आपको बताया भी था ना, मैं आपको बताऊंगा कि इमेजिनरी पे पोल कब आएंगे. अभी आप ये सोच के चलो कि टोटल पोल को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ. इमेजिनरी लेना ही नहीं है. इमेजिनरी बेटा तब आना स्टार्ट होता है व्हेन देयर इज अ रो ऑफ जीरोस, जहां पे सारे एलिमेंट आपके जीरो हो जाएं. अगर ऐसी रो आना स्टार्ट हो जाए तब आपके इमेजिनरी पे पोल लाई करते हैं. अगर देखो भाई कोई भी पावर ऑफ एस मिसिंग है, जैसे मान लो एस क्यूब के बाद एस स्क्वायर आया ही नहीं, सीधा एस आ गया. अगर एक भी पावर एस की मिसिंग हो जाए तब ऐसा हो सकता है एक या एक से अधिक पोल राइट हाफ में चले जाएं. जैसे एग्जांपल ले लो एस स्क्वायर माइनस वन. यहां पे एस की पावर वन का कोएफिशिएंट जीरो है. ठीक है, बेसिकली आप कह सकते हो एस की पावर वन आपकी मिसिंग है. तो इसके रूट्स कहां आ रहे हैं बेटा? एस इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो एक रूट आपका राइट हाफ प्लेन में चला गया. अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन बनती है बेटा जहां पे एस की कोई पावर मिसिंग है, तो सच अ सिस्टम कैन नेवर बी स्टेबल. क्योंकि नेसेसरी कंडीशन वॉयलेट कर दी ना भाई, आपकी नेसेसरी कंडीशन वॉयलेट कर दी. आपकी नेसेसरी कंडीशन क्या थी? नेसेसरी कंडीशन ये थी कि सारे कोएफिशिएंट का साइन सेम होना चाहिए और कोई भी कोएफिशिएंट आपका मिसिंग ना हो. ठीक है, यही तो हुआ. इट वॉयलेट्स नेसेसरी कंडीशन. इट वॉयलेट्स नेसेसरी कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी. necessary condition for stability which is that all coefficient must be non-zero and must have same sign सेम साइन. ठीक है भाई, ठीक भाई.
तो ऐसा सिस्टम स्टेबल भी, सॉरी, मार्जिनली स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, बस स्टेबल तो नहीं होगा। जैसे देखो एस स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं, अगर यहां पे भी तो एस की पावर 1 मिसिंग है, यहां पे भी तो बेटा एस की पावर 1 मिसिंग है, तब आपके नॉन रिपीटेड रूट्स आ सकते हैं जे ओमेगा एक्सेस पे। ये सिस्टम कैसा हो गया? मार्जिनली स्टेबल। ये सिस्टम कैसा हो गया आपका? मार्जिनली स्टेबल। ठीक है। और यहां पे अगर देखोगे बेटा रिपीटेड पोल्स भी आ सकते हैं, यहां पे s की पावर 3 एंड s की पावर 1 मिसिंग है। तो जब इमेजिनरी एक्सिस पे रिपीटेड पोल आ गए तो दिस बिकम्स अनस्टेबल। समझ रहे हो? जब पावर मिसिंग होती है तो मार्जिनली स्टेबल या अनस्टेबल कुछ भी बन सकता है। पोल आपके राइट हाफ में भी जा सकते हैं, राइट हाफ में रियल पोल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स पोल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी पे नॉन रिपीटेड पोल भी हो सकते हैं, और रिपीटेड पोल भी हो सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो ऐसा सिस्टम कभी स्टेबल नहीं होगा। वो कुछ भी हो सकता है बेटा, बट स्टेबल तो नहीं होगा। मार्जिनली स्टेबल हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी स्टेबल। ठीक है भाई, इट कैन नॉट बी स्टेबल। ये बात समझ में आ रही है सबको? अगर किसी सिस्टम का कोएफिशिएंट मिसिंग हो जाए तो आपका वो सिस्टम कभी स्टेबल नहीं होगा। अनस्टेबल हो सकता है, मार्जिनली स्टेबल हो सकता है। अगर किसी पॉलिनोमियल में बेटा सिर्फ इवन पावर्स हैं एस की, तो रूट्स का लोकेशन इमेज लोकेशन होता है। इवन पावर्स हैं एस की माने द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल ऑड पावर्स ऑफ एस इज 0। of all odd powers of s is 0। इमेज लोकेशन क्यों आई सर? अरे एक चीज सोच के देखो भाई, अगर सारी पावर्स इवन हैं तो s डालो या माइनस s डालो, क्या फर्क पड़ता है? आपका पॉलिनोमियल तो सेम ही रहेगा। सोच करके देखो, जैसे s4 प्लस 3s स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें s की जगह अगर माइनस s भी डाल दोगे, दैट डज नॉट चेंज द इक्वेशन। तो अगर s इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो माइनस s भी सेटिस्फाई करेगा। सोच करके देखिए, अगर 2 इसका एक रूट है, 2 की जगह -2 डालोगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? हर पावर तो आपकी इवन है, तो माइनस साइन विल नॉट मैटर। ठीक है, माइनस साइन विल नॉट मैटर। समझे कि नहीं समझे बताओ? तो इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि इफ S0 is the root of characteristic equation, then minus S0 is also a root of characteristic equation। अगर S0 एक रूट है तो माइनस S0 भी आपका एक रूट होगा। नेटवर्क सिंथेसिस में भी आता है बेटा, अलग तरह से आता है, वहां पे भी राउथ के बारे में हम लोग बात करते हैं नेटवर्क सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, राउथ पॉलिनोमियल की बात होती है वहां। इफ द पॉलिनोमियल हैज ऑड पावर्स ऑफ एच, सिर्फ ऑड पावर है, तो बेटा एक रूट आपका ओरिजिन पे आ जाएगा। कैसे? देखो ऐसे सोचो, मान लो s³ प्लस 5s है, तो आप इसको क्या कर लो, s कॉमन निकाल लो, बची हुई पावर इवन हो गई, है कि नहीं? तो यहां से एक तो s0 आ गया, एक s² 5 प्लस 5 0 आ गया, ये वाला ऑल इवन पावर्स वाला आ गया, यानी पिछले वाला ही रूल रिपीट कर गया। समझे? अगर सिर्फ ऑड पावर है तो आप उसके अंदर से s कॉमन ले लीजिए, क्या बचेंगी? सिर्फ इवन पावर्स बचेंगी। हाँ, कॉम्प्लेक्स रूट्स में रियल पार्ट से ही स्टेबिलिटी चेक होती है सिद्धार्थ। अगर कोई ऑड रो टेबल बन जाएगी, ठीक है, या फिर आप ये कह लो टेबल के अंदर कोई ऑड रो 0 हो जाए या रो ऑफ जीरोस आ जाए, देन आपके कुछ रूट्स आएंगे इमेज लोकेशन पे। कहां पे आएंगे बेटा? कुछ रूट्स आपके आएंगे इमेज लोकेशन पे,
कुछ आपके आ सकते हैं इमेजिनरी एक्सिस पे। अगर ऐसा हुआ ना कि कोई रो आपकी कंप्लीटली जीरो हो गई, इवन या ऑड रो ऑफ जीरोस इज फाउंड, तो इमेज लोकेशन पे आपके पोल्स आएंगे। इमेज लोकेशन इमेजिनरी एक्सिस भी हो सकती है? स्टेबल नहीं होगा रौनक भाई, ये कह सकते हो। मैंने ये नहीं बोला अनस्टेबल होगा, मार्जिनली स्टेबल हो सकता है। मैंने कब बोला अनस्टेबल होगा? जैसे यहां पे अगर रूट्स निकालोगे, एक 0 पे आएगा, एक प्लस और दो आएंगे प्लस माइनस आयोटा √5, तीनों इमेजिनरी एक्सिस पे आ रहे हैं, मार्जिनली स्टेबल है। आप ये मत बोलो कि स्टेबल नहीं है तो अनस्टेबल ही होगा, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। हम कह रहे हैं स्टेबल नहीं है माने या तो मार्जिनली स्टेबल होगा या तो अनस्टेबल होगा, बट आप ये नहीं कह सकते अनस्टेबल ही होगा। देखो ये चीज अभी मैं आपको कराऊंगा बेटा। अगर एक कंप्लीट रो आपकी 0 हो जाए, चाहे वो इवन ऑर्डर की है चाहे वो ऑड ऑर्डर की है, तो आपके पोल इमेज लोकेशन पे आते हैं। और अगर पहली रो में, पहले कॉलम में कोई साइन चेंज ना आए, तो उसके सारे रूट्स कहां आते हैं? इमेजिनरी एक्सिस पे। कहां आते हैं? इमेजिनरी एक्सिस पे। अगर पहले कॉलम में सारे साइन आपके सेम आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है मैं बताऊंगा, ठीक है? अभी ये रो ऑफ जीरोस को इतना सीरियस मत लो, ये मैं अलग से कराऊंगा। अगर कोई रो ऑफ जीरो नहीं है तो कोई भी रूट आपके इमेजिनरी लोकेशन पे नहीं आएंगे, तो आपका देयर बाय नो रूट्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। इफ देयर इज नो odd row if no odd row is 0 in the Routh-Hurwitz table, ठीक है? कोई भी रो अगर आपकी 0 नहीं हो रही है, नो रो ही कह दो यहां पे, तो कोई भी पोल आपका इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं आएगा। अगर आपकी कोई भी रो 0 नहीं है ना, तो आपका कोई भी रूट इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं आ सकता। तो इमेजिनरी एक्सिस पे आने की कंडीशन ही ये होती है कि आपका कोई रो कंप्लीटली 0 हो जाना चाहिए। बेटा यही तो मैं कह रहा हूं, ये अभी मैं डिराइव कराऊंगा इस 7th और 8th पॉइंट। ये 7th और 8th पॉइंट मैं अभी कराऊंगा, अच्छे से डिटेल में कराऊंगा। अभी रो ऑफ जीरोस के पीछे मत भागो, बस आप ये समझ लो अगर आपका कोई भी रो कंप्लीट 0 हो गया, तब आपके रूट्स आपके इमेज लोकेशन पे आ जाते हैं, माने रूट्स बिकम मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है? उसमें आपके रूट्स इमेजिनरी पे भी आ सकते हैं, या लेफ्ट और राइट में भी आपस में मिरर इमेज हो सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे ना इमेज लोकेशन वाले, याद है? जहां पे लेफ्ट और राइट में एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे थे। तो आपका अगर कोई भी रो राउट टेबल के अंदर कंप्लीटली 0 हो गई, तो वहां पे क्या होगा? रूट्स आपके इमेज लोकेशन पे आते हैं। इमेज लोकेशन पे आने का मतलब है लेफ्ट और राइट में सिमेट्रिक होते हैं, या फिर इमेजिनरी एक्सिस पे आएंगे। या तो लेफ्ट और राइट में सिमेट्रिक होंगे या तो इमेजिनरी एक्सिस पे आएंगे। बात समझ में आई विक्रम भाई? अगर कोई भी रो आपकी कंप्लीट 0 हुई, तब आपके रूट्स इमेज लोकेशन पे आते हैं, माने लेफ्ट और राइट में आपकी सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, ठीक है? बाकी ये रो ऑफ जीरोस वाला भी डिटेल में करेंगे एज अ स्पेशल केस। आ जाओ, जैसे एक क्वेश्चन है भाई, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द इक्वेशन सिस्टम हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। निकालिए जरा, निकालिए भाई। देखो आपको ना ये वाला मैं एक अलग तरीके से करा के दिखाता हूं। राउथ-हरे से तो आप बना ही लोगे, मैं आपको बताता हूं जो मैंने आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बताया था ना रूट्स निकालने का। आप इसके फैक्टर्स निकालो। क्या करो? आप इसके फैक्टर्स निकालो। क्या क्या आएंगे? +-1 +-5, यही बनेंगे। +-25 भी हो जाएगा, ठीक है? +-125 ये हो गया, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, मैंने आपको क्या बताया था? हिट एंड ट्रायल से इसको सब्स्टिट्यूट करके देखना। मैं आपको वो टेक्निक बता रहा हूं जो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की थी। हिट एंड ट्रायल से बेटा इसमें फिट करके देखो। अगर आप इसमें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एस डालोगे तो 0 तो नहीं आ सकता, समझ रहे हो? नो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एस, नो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एस कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। क्यों सर? अरे भैया अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करते जाओगे
तो रिजल्ट नेगेटिव कैसे आ जाएगा, जीरो कैसे आ जाएगा? आपको इक्वल टू में जीरो चाहिए ना। अगर सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो गई तो पॉजिटिव वैल्यूज का सम जीरो तो आ नहीं सकता है। करेक्ट बात है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज का सम जीरो तो आ नहीं सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कोई पॉजिटिव वैल्यू आपका यहां पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। पीके भाई कुछ बताना चाह रहा हूं, वो देख लो, मुझे पता है तुमको आता है, बट प्लीज देख लो, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू तो सेटिस्फाई करेगी नहीं। पहले -1 रख के देख लो, -1 रख के देख लो। -1 का क्यूब क्या होता है? -1 + 5, -5, ये 124 आ गया, जीरो तो नहीं आया। ठीक भाई, जीरो तो नहीं बना ये। अब s को -5 रख के देख लो। देखो ये -125 + 125 कैंसिल, और ये वाला बनेगा एक सेकेंड, ये वाला भी सेटिस्फाई कर जाएगा क्या? ये करेगा कि नहीं करेगा? ये -125 है। अरे यहाँ पे s² था भाई, 5s² नहीं था। ये 124 नहीं आएगा, ये आएगा 1 - 5 यानी -4, 120 आएगा। तो ये वाला सेटिस्फाई कर जाएगा बेटा, ये जीरो आ गया। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, s = -5 आपका एक रूट हो गया। s = -5 क्या हो गया बेटा? एक वैलिड रूट हो गया। तो यानी इक्वेशन का जो फैक्टर है, फैक्टर ऑफ इक्वेशन, वो क्या आ गया आपके पास? s + 5। अब आपको क्या करना होगा भाई? s + 5 से पूरा का पूरा पॉलिनोमियल डिवाइड करना होगा। डिवाइड एंटायर पॉलिनोमियल, डिवाइड एंटायर पॉलिनोमियल बाय s + 5। अब ये कैसे करते हैं ये सीखना। एक तो वो होता है भाई जो आप डिवीजन वाला ब्रैकेट बना के करते हो ना, पूरा जो डिवीजन बचपन की तरह करते हो, एक तो वो होता है तरीका। एक तरीका मैं आपको बताता हूं, मेरा तरीका क्या है पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का। ये जो स्किल सिखा रहा हूं ना, ये कभी अगर क्यूबिक इक्वेशन एग्जाम में सॉल्व करनी पड़ गई तो काम आ जाएगी, क्योंकि वहां पे आपके कैलकुलेटर में फंक्शन नहीं होता दैट यू कैन सॉल्व अ क्यूबिक इक्वेशन। तो देखो, इसीलिए सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल सिस्टम के लिए सिखा रहा हूं। s + 5 आपका एक रूट है ना, यहां पे कितनी पावर है? s की 3 पावर है। सुनना ध्यान से, s + 5 एक रूट है, s की पावर 3 तक जाना है तो इसको 3 बार लिख लो। कितनी बार लिख लो बच्चों? 3 बार लिख लो। अब ध्यान से सुनिएगा, पहली टर्म बनानी है s³। कैसे बनेगी? इसमें s² मल्टीप्लाई कर दो, s³ बन जाएगी ना, s³ प्लस में आ गया 5s², लेकिन चाहिए कितना था? 4s, सॉरी s²। कितना आ रहा है? 5s² आ रहा है, चाहिए सिर्फ मेरे को s²। फिर से सुन लो रौनक भाई, यहां से 5s² बन रहा है, चाहिए सिर्फ मुझको s²। सोहम भाई, रौनक भाई, दोनों ने सुन लिया। तो 5s² से s² पे कैसे पहुंचोगे? -4s² करके। कैसे? -4s² करके। तो यहां पे आप -4s ले लो। अब देखो बन गया ना -4s², यहां से आ गया 5s², यहां से -4s², तो ये बन गया s²। अब कितना बन रहा है? -20s। कितना बन रहा है? -20s। चाहिए कितना? 5s। यहां से बन रहा है -20s, चाहिए कितना? 5s। तो क्या करना पड़ेगा? 25 ऐड करना पड़ेगा। -20 में अगर 25 ऐड कर दो तो बन जाता है 5। तो यह आ गया 25s + 125, सेटिस्फाई कर गया, +125।
तो यहां से देखो बन गया हमारे पास। तो इसके रूट्स क्या आएंगे भाई? समझ में आया सबको कैसे डिवीजन किया है भाई? पूरा समझ में आया? हिट एंड ट्रायल मैंने बताया और डिवीजन मैंने आपको बताया। ये 496 हो गया, अंदर आ जाएगा 124। ठीक है, ये है। अब ये कहां पे आ गया भाई? राइट हाफ प्लेन। ये कहां पे आ गया? ये आ गया राइट हाफ प्लेन। आपको याद है मैंने पिछले लेक्चर में एक बात बोली थी, अगर सारे कोएफिशिएंट आपके पॉजिटिव भी होंगे। अच्छा 25 आएगा, रुको। मैंने पिछले लेक्चर में एक बात बोली थी, अगर सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी होंगे तो आप ये तो कह सकते हो रियल रूट आपका लेफ्ट हाफ में लाई करेगा। लेकिन मेरे बच्चों आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि कॉम्प्लेक्स वाले भी लेफ्ट हाफ में लाई करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि कॉम्प्लेक्स वाले भी लेफ्ट हाफ के अंदर लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां से ये तो मिल गया कि सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव थे, रियल पोल इन एलएचपी। अगर सारे पॉजिटिव है ना तो ये गारंटी है रियल पोल लेफ्ट हाफ में आएगा। बट कॉम्प्लेक्स पोल कहां चला गया? राइट हाफ प्लेन में। सिद्धार्थ देखो इसके रियल पार्ट से ही हम लोग जज कर रहे हैं बेटा कि कॉम्प्लेक्स पोल राइट हाफ में जा रहा है, क्योंकि इसका रियल पार्ट पॉजिटिव है। ठीक है, इसका रियल पार्ट आपका पॉजिटिव है। समझ में आया? तो ऑल कोएफिशिएंट पॉजिटिव, इससे बस क्या पता चलता है कि रियल रूट इन एलएचपी, रियल रूट इन एलएचपी, कॉम्प्लेक्स रूट में बी इन आरएचपी। कॉम्प्लेक्स रूट में बी, मैं कह रहा हूं में भी है ना, कंपलसरी नहीं है, बट उस पर कमेंट नहीं कर सकते। वो आरएचपी में भी हो सकता है और वो एलएचपी में भी हो सकता है, जो कॉम्प्लेक्स रूट है। चमका? ये समझ में आया कैसे क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं? देखो इससे हर क्यूबिक इक्वेशन तो सॉल्व नहीं होगी, बट इतना मैं आपको गारंटी दे दूं, अगर गेट वालों ने दी और वो मैन्युअली सॉल्वेबल है तो इस मेथड से सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि गेट वाले देखो ऐसी क्यूबिक इक्वेशन नहीं देंगे जो मैन्युअली सॉल्व ना हो पाए, जिसके लिए कैलकुलेटर लगे। क्योंकि अगर वर्चुअल कैलकुलेटर में कोई फंक्शनैलिटी उन्होंने नहीं बना के दी है तो वर्चुअल कैलकुलेटर से बाहर आपका क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। बेटा अगर इमेजिनरी रूट होंगे सिद्धार्थ भाई तो मार्जिनली स्टेबल ही होगा। भी का क्या मतलब है? ही होगा ना। अगर राइट हाफ में एक भी चला गया तो अनस्टेबल। अगर इमेजिनरी पे आया, ठीक है, अगर इमेजिनरी पे आया या फिर आपका लेफ्ट हाफ और इमेजिनरी दोनों में आया तो मार्जिनली स्टेबल। सिर्फ लेफ्ट हाफ में आया तो स्टेबल। यानी आप लेफ्ट से राइट विजुअलाइज करो, लेफ्ट से राइट विजुअलाइज करो। लेफ्ट हाफ में आया तो स्टेबल, लेफ्ट हाफ में आते आते अगर एक भी इमेजिनरी पे आया तो मार्जिनली स्टेबल, और अगर एक भी राइट हाफ में चला गया तो अनस्टेबल। ऐसे होता है। सारे लेफ्ट हाफ माने स्टेबल, सारे लेफ्ट हाफ बट एक या दो आपके इमेजिनरी पे आ गए, मार्जिनली स्टेबल। लेफ्ट हाफ और इमेजिनरी पे है बट एक आधा अगर राइट हाफ में चला गया तो अनस्टेबल। ठीक है सिद्धार्थ भाई? बट ऐसे क्वेश्चन काहे पूछ रहे हो बेटा? ये तो हम सब कर चुके हैं, ये तो हम सब कर चुके हैं ना ऑलरेडी। बताओ आप। बेटा लक पे नहीं है ना, अगर गेट वाले दे रहे हैं तो मिल ही रहे होंगे ना उस मेथड से, वरना गेट वाले कैलसी देते। अरे तो मैं कह रहा हूं मे भी लिखा है ना मैंने सिद्धार्थ भाई, मैंने मे भी लिखा है। मैंने ये थोड़ी नहीं लिखा है ना कि हमेशा राइट हाफ में होगा। अच्छा ये वाला ट्राई करो जरा, वैसे ही करना हिट एंड ट्रायल से, जरा हिट एंड ट्रायल से करना बेटा। हिट एंड ट्रायल से करो चलो। इस वाले को भी, अरे यार स्टेबल अनस्टेबल मत बताओ, इसको उसी मेथड से ट्राई करो जो मैंने अभी सिखाया है। चलो फटाफट बना दो। तोड़ के देखो ना इस पॉलिनोमियल को।
निकाले, देखो जरा, +-1 +-2 +-4, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ s कैन नॉट सेटिस्फाई, ये बात तो सही है ना, पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं सेटिस्फाई कर पाएगी ना, सारी पॉजिटिव वैल्यूज का सम आपका कभी भी 0 नहीं आ सकता, ठीक है। तो आप इसमें -1 ट्राई करो पहले, -1 का क्यूब +4 इंटू -1 का स्क्वायर +6 इंटू -1 +4, 8 - 7 इज 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। -2 ट्राई करो, तो -8 -12 -20, 16 और 4 20, ये आ गया 0, ये तो सेटिस्फाई कर गया। तो गेट में अगर आता है क्यूबिक तो बेटा ऐसे ही आएगा जो इस तरह से बन जाए, अब देखो क्या करेंगे, क्यूबिक है ना, वैसे बनाने को तो आप इससे थर्ड ऑर्डर से भी ऊपर का बना सकते हो, बट यार लंबाई होता जाएगा ना जितना ऊपर जाओगे, ये मेथड थर्ड ऑर्डर से ऊपर भी एप्लीकेबल है। s³ बनाना है तो s², s³ + 2s² बन गया, 4s² चाहिए था तो 2s² और ऐड किया, 4s² हो गया, ये बन गया 4s, 6s चाहिए था तो ये हो गया, ये आ गया भाई। अब इसके रूट कहां आएंगे, देखो लेफ्ट हाफ प्लेन में आ गए, ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका स्टेबल हो गया, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ कैसे बनाना है, अगर रूट्स निकालने पड़े विदाउट कैलकुलेटर, चलिए जरा ये ट्राई कीजिए। अब इसको नॉर्मल मेथड से ही करो, राउथ हर्विट्ज से ही करो। मेरे को ना आपका इस मेथड का एग्जांपल देना था जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया, ठीक है। चलो ट्राई करो, इसको तो राउथ हर्विट्ज से ही बनाना भाई, और कल अपना ये यूनिट भी खत्म हो जाएगा तो परसों से हम लोग रूट लोकस पे चलेंगे। अब आगे के जो चैप्टर्स रहेंगे ना उसमें ग्राफिकल अप्रोच काफी रहेगा। अभी तक आप देखो जितना भी आप लोग कर रहे हो ज्यादातर न्यूमेरिकल अप्रोच ही तो है, ग्राफिकल अप्रोच तो बहुत रेयर अपने में कहीं आया है। ग्राफ वगैरह आपने टाइम रिस्पॉन्स में देखे हैं, लेकिन ग्राफ का यूज करके क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व किए हैं। अब आपको ग्राफ ड्रॉ भी करने पड़ेंगे, ग्राफ का यूज करके सवाल निकालने भी पड़ेंगे, तो आगे के टॉपिक्स में मजा आएगा। कंट्रोल का असली फ्लेवर अगले 2 चैप्टर्स में है। किस बेसिस पर एज्यूम क्या करें, 4 के फैक्टर लिए थे पहले, 125 के फैक्टर लिए थे, एज्यूम क्या करना है मैं समझा नहीं। अभी तो सोहम भाई तुम्हारा नाम पुकार के इतने अच्छे से तुमको अलग से पर्सनली 1 to 1 समझाया, फिर तुम डाउट ले आए। जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके फैक्टर लेने होते हैं ना, जैसे 8 है, 8 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 2 4 और 8, इसका प्लस माइनस दोनों ले लेना। अगर सारे पॉजिटिव है तो प्लस वैल्यू डाल के तो कोई फायदा नहीं, तो नेगेटिव वाली ट्राई कर लेना। जो कांस्टेंट टर्म होती है लास्ट वाली टर्म, उसके फैक्टर देखो, स्टेबल आ रहा है, चलो देखें। 1 18 8। अब भाई यहां से मुझे 8 कॉमन निकलते दिख रहा है ना, मुझे 8 कॉमन निकलते दिख रहा है, मैंने कॉमन निकाल लिया। s² अगर निकालें तो 18 - 2 16 by 1 16, इसको तो ऐसे ही ले आओ नीचे। फिर देखो 8 कॉमन निकलते दिख रहा है भाई, 2 और 1 है ना। जो जो कॉमन निकलता है ना पॉजिटिव नंबर निकाल लिया करो कॉमन। 4 - 1 दैट इज 3,
3/2 1.5, फिर इस बेचारे को नीचे ऐसे ही कैरी ओवर कर लो। तो यहां पे क्या दिखा भाई, नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम के अंदर कोई साइन चेंज नहीं आया। और इसमें देखो सीधा सा हिसाब है, जिसकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी वो ये क्वेश्चन उतनी तेज कर सकता है। तो नो पोल्स इन राइट हाफ प्लेन, अगर राइट हाफ प्लेन में कोई पोल नहीं होगा तो सिस्टम इज स्टेबल। Therefore your system is stable। ठीक है सर, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, किसके बात कर रहे हो? कॉमन नहीं निकालोगे तो कैलकुलेशन लंबी होगी, और क्या, बड़े बड़े नंबरों से डील करना पड़ेगा। अगला ट्राई करो, और थोड़ी कुछ होगा। मेहनत बढ़ जाती है, टाइम बढ़ जाता है, जितने बड़े नंबरों से डील करोगे गलती होने का चांस भी बढ़ेगा। इसीलिए तो तुम लोग कोर सब्जेक्ट में पर यूनिट पढ़ते हो कि नंबर छोटे हो जाएं। ये रौनक भाई लग रहा है लेक्चर में पीछे चल रहे हैं, ये अपनी अलग ही दुनिया में गुम है। अरे नंबर ऑफ पोल बताने प्रकाश भाई, स्टेबल अनस्टेबल नहीं, क्वेश्चन तो तुम लोग रीड कर लो। नेहा और प्रकाश, इतनी भी क्या स्पीड बनानी है बेटा कि क्वेश्चन ही रीड ना करो। और देखो यही होता है, मैं आपको आज ही एक चेतावनी दे रहा हूं सभी लोगों को, जो तुम्हें एग्जाम में आता होगा तुम वही गलत करके आओगे, गारंटीड। क्योंकि जो तुम्हें आता होगा ना उसे देख के तुम इतने सुपर एक्साइटेड हो जाओगे कि तुम क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तुम क्वेश्चन ही रीड नहीं करोगे। क्या बात है, देख रहे हो मैक्सिमम बच्चों का आंसर गलत है। अनस्टेबल बता रहे, मैंने तो पूछा ही नहीं स्टेबल अनस्टेबल, मैंने तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ पूछा है। तो इस चीज से रियलाइज करो बेटा, यही चीजें लेके डूबती हैं। जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में आता नहीं होता वो तो हम वैसे भी छोड़ देंगे, जो नहीं आता उसको थोड़ी ना ट्राई कर पाओगे, तो छोड़ के ही आओगे। बट जो आता है वही नेगेटिव मार्क दिलवाएगा, क्योंकि उसे देखते ही आपको लगेगा फर्स्ट बनना है। बट फर्स्ट मत बनो, मोस्ट एक्यूरेट बनो। क्लास में ना कंपीट इस चीज के लिए करो कि यार मुझे ना एक ऐसा स्टूडेंट बनना है जो हमेशा करेक्ट आंसर देता है, जो हमेशा 100% करेक्ट देता है, या तो देगा नहीं देगा तो करेक्ट देगा। अगर आप वो स्टूडेंट बन गए ना तो आप ऐसे बहुत सारे बच्चों से बेटर रैंक ले आओगे जो क्लास में सबसे आगे रहते हैं। मुनेन्द्र भाई टोटली 4 पोल हैं, तुमने 5 कैसे कर दिए? ऑर्डर ही 4 है, तुम 5 निकाल दे रहे हो पोल। मुनेन्द्र भाई भी कभी कभी नई डिस्कवरी ले आते हैं। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी बेटा, जहां आप डिनोमिनेटर 0 करते हो। अब यहां पे आप बनाइए s की पावर 4 2 3 10 s स्क्वायर, 3 - 10 इज -7, और 10 कैरी ओवर हो गया, -35 - 10 इज 45/7। ठीक है, यहां पे देखो साइन चेंज और यहां पे साइन चेंज, 2 साइन चेंज माने 2 पोल इन राइट हाफ प्लेन। और पता है आप लोगों का एक क्वेरी लगातार आता है कि सर सिली मिस्टेक बहुत हो रही है, आता है फिर भी गलत हो जाता है। अब समझ में आ रहा है आता है तो क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि आप चीजों को नजरअंदाज कर देते हो। टोटल पोल्स इक्वल टू ऑर्डर, अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करो कि कितने से कितना इजी क्वेश्चन है, ओवरलुक नहीं करेंगे हम लोग, बेसिक से बनाएंगे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यार, मेरे लिए बताओ मेरे साथ ये क्या ही क्वेश्चन की औकात है, कुछ है मेरे सामने इस क्वेश्चन का लेवल? नहीं है। बट क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं हमेशा एकदम बेसिक से बनाता हूं, राइट? तो इससे क्या है कि मेरे अंदर एक कैपेबिलिटी डेवलप हो गया कि मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, बिकॉज आई एम टीचिंग।
आई विल सॉल्व इट विद अ कंप्लीट मेथड, जबकि मैं इसको बहुत फास्ट भी कर सकता हूं। करेक्ट। यही सेम पेशेंस आपको आपके अंदर डेवलप करना है। साई 45/7 होगा -45/-7 विच इज 45/7। ठीक है, नेगेटिव क्यों आएगा? बात समझ में आ रही है? तो अरे -45/7 कैसे निकाल रहे हो भाई? -35 -10 यानी -45/-7 तो 45/7 हुआ। नेगेटिव कैसे निकाल रहे हो भाई? डिटर्मिनेंट वाले ऑर्डर में तो नहीं ले रहे हो ना, डिटर्मिनेंट से उल्टा लेना है। -35 -10 डिवाइडेड बाय -7। माइक बंद हो गया क्या? अच्छा, रौनक बोलता है ऑडियो पे आने के लिए माइक सर। रौनक का लड़का ना ये अलग ही है रौनक। भाई तुम हैंड रेज या ऑडियो कुछ बोल लिया करो मेरे बच्चे। बोलो भाई रौनक, ये बताओ तुम ऑडियो या हैंड रेज क्यों नहीं बोलते, माइक क्यों बोलते हो? मुझे लगता है मेरा माइक बंद हो गया यार। अच्छा बताओ। ये जो क्वेश्चन अभी जो सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट तुम बताओ तुम कहाँ पे हो, क्योंकि तुम पीछे चल रहे हो। कौन से सवाल पे हो अभी? यही वाला जो 45/7 जो अभी आप सॉल्व हाँ हाँ, बताओ। तो उसमें से 3 बार साइन चेंज हो रहा है ना? कैसे हुआ 3 बार बताओ? तो 2 1 जो फर्स्ट जो वो आया कॉलम 2 1 -7 45/7 और -10। -10 कैसे निकाल दिया भाई? 10 तो ऊपर से कैरी ओवर होगा। -10 कहां से कर दिए? अच्छा तो गलती का हुआ। जब किसी टर्म के नीचे 0 होता है तो कैरी ओवर हो जाती है ना सीधे। हाँ माइनस कहां से लगा दिए? और सर एक और क्वेश्चन जो इसके पहले हम लोग सॉल्व किए थे उसमें ट्रिपल रूट्स आया था, उसमें -2 -1 प्लस आई -1 माइनस आई आया। नहीं, -1 प्लस आई -1 माइनस आई। एक सेकेंड, हाँ हाँ सॉरी। हाँ बताओ। तो ये मतलब मार्जिनली स्टेबल होगा ना, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स ज्यादा है। कॉम्प्लेक्स जाते हैं कि इमेजिनरी जाते हैं मार्जिनली में? हाँ इमेजिनरी। तो ये तो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी में तो फर्क होता है। इसका रियल पार्ट तो नेगेटिव है, रियल पार्ट 0 थोड़ी है। अच्छा और सर इमेजिनरी मतलब जैसे खाली प्लस माइनस आई आता तो? हाँ, तो उसको इमेजिनरी बोलते, तब आपका मार्जिनली स्टेबल होता। अच्छा ठीक, ओके सर डन, थैंक यू। चलो, कम से कम रौनक हमारे आंसर सही कर दिया। चलो अगला, कम ऑन एवरीवन, अगला। इसको तो देखो, जितना प्रैक्टिस करोगे ना इस कॉन्सेप्ट के साथ, जितना प्ले करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। ये खेलते रहो इसके साथ सवालों में। चलो फिर हम स्पेशल केसेस पे चल रहे हैं। और पता है देखो, जब नोट्स बनाते हो ना, कभी भी शॉर्ट नोट्स बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, तो नोट्स ऐसे बनाया करो एकदम देसी, जिसमें कि मतलब आपने जो लिखना है वो लिखा, जो कि आपकी गलती ना हो। जैसे आपने हिंदी में ही लिख दिया कि भाई डिटर्मिनेंट से उल्टा ही लेना है राउथ अरे में, ऐसा लिख के आपने एक लाइन रख दिया। अब क्या होगा उससे कि जब भी आप रिवीजन करोगे आपको रिमाइंडर है। आप शॉर्ट नोट्स ये सोच के मत बनाओ बड़े स्टैंडर्ड बनाने, वो मेरा काम है। मैं स्टैंडर्ड क्यों बनाऊंगा कि मान लो मेरे को कल को किताब पब्लिश करनी है, तो मैं ऐसे कॉलम डाल के लिख नहीं सकता ना कि देख भाई डिटर्मिनेंट से उल्टा लेना, ये गलती मत करियो। ऐसा मैं किताब में नहीं लिख सकता, समझ रहे हो? तुम तो लिख सकते हो, तुम्हारे नोट्स हैं भाई। आ जाओ, इसका राउथ अरे बनाते हैं। 1 4 12 - 2 यानी कि 10/3 2। तो यहां पे क्या हुआ? नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम, नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम
तो पोल्स इन आरएचपी कितना हो गया? 0 हो गया। टोटल पोल्स कितना हो गया? 3 है। तो LHP कितना हो गया? 3 माइनस 0 दैट इज 3। टोटल पोल किसके बराबर होते हैं? ऑर्डर के, जो इक्वेशन का ऑर्डर होता है। ठीक है, चल अब देखो थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल के लिए ना आपको जो है जरूरत नहीं होती है राउथ क्राइटेरिया लगाने की। पहली बात तो ये कि नेसेसरी कंडीशन जो होती है ना कि आपके सभी कोएफिशिएंट का सेम साइन होना चाहिए। फिर आप क्या करो बेटा, फिर आप क्या करो, अंदर वाली टर्म्स का प्रोडक्ट ले लो, इसको मैंने बोला इनर प्रोडक्ट आईपी, और बाहर वाली टर्म्स का प्रोडक्ट ले लो दैट इज एक्सटर्नल प्रोडक्ट। ये क्या है? एक्सटर्नल प्रोडक्ट। तो बाहर वाले कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट और अंदर वाले कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट। अगर इनर प्रोडक्ट एक्सटर्नल प्रोडक्ट से ज्यादा आया तो सिस्टम स्टेबल होता है। इनर प्रोडक्ट कितना होगा? A2 A1, एक्सटर्नल प्रोडक्ट होगा A0 A3, A0 A3। तो यार A0 A3 और A2 A1 ये दो प्रोडक्ट निकाले। अगर इनर वाला एक्सटर्नल से ज्यादा आ रहा है तो आपके तीनों रूट लेफ्ट हाफ में आएंगे, ये सिस्टम होगा स्टेबल। क्या होगा? स्टेबल। इनर और एक्सटर्नल अगर बराबर हैं तो ये सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है। तो यहां दो रूट आपके जे ओमेगा में आते हैं, एक रूट आपका लेफ्ट हाफ के अंदर आता है। तो ये कैसा सिस्टम हुआ बेटा? दिस इज मार्जिनली स्टेबल। अगर दोनों प्रोडक्ट बराबर आ जाए ना देन इट इज मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, और इसके इमेजिनरी एक्सिस पे जो रूट आते हैं ना वो ये आते हैं प्लस माइनस जे अंडर रूट A0 बाई A2, प्लस माइनस जे अंडर रूट A0 बाई A2 अगर दोनों बराबर हो गए। अगर इनर प्रोडक्ट कम हो गया तो दो रूट आपके राइट हाफ में आएंगे, एक रूट आपका लेफ्ट हाफ में आएगा। ऐसा सिस्टम होगा आपका अनस्टेबल। क्या होगा? अनस्टेबल। तो ये आपका ना थर्ड ऑर्डर को सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका होता है। जैसे देखो पिछले क्वेश्चन पे अगर अप्लाई करते, यहां पे देखो जरा, इनर प्रोडक्ट क्या होता भाई? 12। एक्सटर्नल क्या होता? 1 इंटू 2 2। तो आ रहा है ना इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट, तो स्टेबल ही आएगा। तो तीनों के तीनों लेफ्ट हाफ में आएंगे। समझ गए? डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इनर और एक्सटर्नल प्रोडक्ट कंपेयर करना है। अगर इनर वाला ज्यादा तो स्टेबल होगा, सारे पोल लेफ्ट हाफ में। अगर एक्सटर्नल वाला ज्यादा तो दो राइट हाफ एक लेफ्ट हाफ, दोनों बराबर तो दो इमेजिनरी एक लेफ्ट हाफ। और इमेजिनरी वाला कितना है? अंडर रूट A0 बाई A2। ठीक है, चल ये देखना जरा। अब यहां पे देखो, यहां पे इनर एक्सटर्नल मत लगा देना बेटा, यहां पे सेम साइन की कंडीशन वॉयलेट हो रही है। सेम साइन कंडीशन इज वॉयलेटेड। ठीक है, इसीलिए डू नॉट अप्लाई शॉर्टकट। शॉर्टकट तभी लगाना है जब सारी टर्म्स का साइन आपका सेम होगा। डू नॉट अप्लाई शॉर्टकट। ठीक है, डू नॉट अप्लाई शॉर्टकट। हिट एंड ट्रायल से नहीं आया, राउथ हरे से ही आया। अगर आप एक जनरल पॉलिनोमियल ले लोगे ना आशुतोष भाई थर्ड ऑर्डर का और राउथ हरे बनाओगे तब ऐसा आ जाएगा। तब से एक बच्चे को क्या है ना ये वाला शॉर्टकट याद था, वो भी अधूरा स्टेबल अनस्टेबल, ये नहीं कि कितने पोल कहां पे होंगे। और वो बच्चा बड़ा एक्साइटेड था इसको लेके। -3s का स्क्वायर होगा बेटा। सही पकड़े हैं। क्या रहा है? 0 3। बहुत बढ़िया। S³ इज 1,
एस स्क्वायर इज -3 -2 एस की पावर 1। अरे ये क्या हुआ, मैजिक पेन चालू हो गया। -12 + 2 यानी कि -10, तो 10/3। अब ये देखो, एक साइन चेंज, यहां पे 2 साइन चेंज। रौनक भाई 3 साइन चेंज आ रहे हैं, 3 साइन चेंज इक्वल टू 3 पोल्स इन RHP। टोटल कितने हैं बेटा, टोटल पोल भी हैं आपके 3। टोटल पोल इक्वल टू ऑर्डर। अब ये लग रहा है अब तक का सबसे इजी टॉपिक है कंट्रोल का ये। जीरो, ठीक है। अब स्पेशल केसेस पे आते हैं। देखो स्पेशल केसेस में ना यहां 2 केसेस पढ़े जाते हैं। पहला केस होता है बेटा कि अगर अगर आपका बेटा कोई एक एलिमेंट पहले कॉलम का 0 हो जाए, कोई भी ऐसी रो आपकी बन जाए जिसमें पहला एलिमेंट एक रो का 0 हो जाए, ठीक है, समझ में आ रही है बात। एक रो आपकी ऐसी बन जाए कि उसका पहला एलिमेंट 0 हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप उस 0 वाले एलिमेंट को एप्सिलन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0 एलिमेंट को आप एप्सिलन लिख देंगे, वेयर एप्सिलन टेंड टू 0। सर 0 से प्रॉब्लम क्या है बेटा, अगर पहले कॉलम में कहीं पे भी 0 आ गया तो आपको डिवाइड भी तो करना होता है ना इस एलिमेंट से। देख रहे हो, जैसे यहां पे देखना, आपने क्या किया था, 12 - 2 यानी 10, 10/3 ये किए थे ना 10/3। अगर यहां 0 होता तो 10/0 तो इंफिनिटी हो जाता ना। तो आप ऐसा मत कीजिए, आप इसको एप्सिलन मान लीजिए अगर यहां पे 0 दे रखा है, वरना आप डिवीजन नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम समझ रहे हो, अगर यहां 0 होता तो आप डिवीजन ही नहीं कर पाते। इसके लिए आप उसे क्या मान लेंगे, एप्सिलन टेंडिंग टू 0। क्या मान लेंगे, एप्सिलन टेंडिंग टू 0। और उसका साइन जो है ऊपर वाले फर्स्ट एलिमेंट जैसा ले लोगे। ये ऊपर में 1 है, इसका साइन पॉजिटिव है, तो एप्सिलन टेंडिंग टू 0 तो होगा, लेकिन एप्सिलन विल बी ग्रेटर देन 0। ऐसे समझ लो 0.0000001 नेगेटिव नहीं ले सकते। आपका जो भी ऊपर वाले एलिमेंट का साइन है वही साइन मानोगे एप्सिलन का। आप अपनी तरफ से साइन चेंज नहीं इंट्रोड्यूस करोगे। अच्छा दूसरी बात समझो, अगर यहां 0 आ गया रहता तो ना तो आप ये कह सकते कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव पे गए, ना तो आप कह सकते पॉजिटिव से पॉजिटिव पे रहे, तो साइन चेंज कैसे काउंट करते। 0 आने से 2 समस्याएं, 0 का कोई साइन नहीं होता तो साइन चेंज काउंट नहीं कर पाओगे, और 0 से डिवीजन भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए 0 को एप्सिलन लिख देना और एप्सिलन का साइन मान लेना जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट जैसा। क्या करोगे, एप्सिलन लिख दोगे और एप्सिलन का साइन मान लोगे ऊपर वाले एलिमेंट जैसा। राउथ अरे कंटिन्यू करते रहो और एलिमेंट्स का साइन चेक करते चले जाओ एप्सिलन टेंडिंग टू 0 करके। राउथ अरे आगे बनाते चले जाओ एप्सिलन की टर्म्स में, और एप्सिलन टेंडिंग टू 0 पे चेक करते रहो एलिमेंट का साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। ठीक है, पहले मैं देखूं इसका कोई केस है हमारे पास। चलो ठीक है, चलो इसका एक केस मैं बना के करा देता हूं। S4 + S², ये देखो मान लो ये है, ठीक है। अब आप ये देखिएगा S4 में क्या आएगा बेटा, 1 1 1। S³ में क्या आएगा, S³ तो 0 है और ये है 2। अब ये एलिमेंट अगर आपका 0 आ गया तो आप क्या कीजिएगा, आप इसे एप्सिलन लिख लीजिए, यहां पे लिख दीजिए एप्सिलन टेंडिंग टू 0, और इसका साइन ऊपर वाले एलिमेंट जैसा यानी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव नहीं लेना है, ऊपर वाले एलिमेंट जैसा साइन इसका लेना है। तो अगर वहां पॉजिटिव है तो यहां पे भी पॉजिटिव। अब आगे आप राउथ अरे कंटिन्यू करें भाई, आप आगे राउथ अरे कंटिन्यू करें, तो ये आया एप्सिलन -2/एप्सिलन, ठीक है।
और यहां से 1 कैरी ओवर हो गया। अगला देखिए एप्सिलन माइनस 2 इंटू 2 बाय एप्सिलन माइनस एप्सिलन, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 2 एप्सिलन माइनस 4 माइनस एप्सिलन स्क्वायर, ये 1 नीचे कैरी ओवर हो गया। अब आप पहले कॉलम के टर्म्स देखिएगा, 1 है, एप्सिलन है, ये तो पॉजिटिव ही है, एप्सिलन माइनस 2 बाय एप्सिलन, ठीक है, और फिर 2 एप्सिलन माइनस एप्सिलन स्क्वायर माइनस 4 बाय एप्सिलन माइनस 2 और 1। अब ये देखो यार, एप्सिलन तो टेंडिंग टू 0 है ना, तो ये ऊपर वाली टर्म आपकी नेगेटिव आएगी और नीचे वाली टर्म तो आपकी पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल आ गई नेगेटिव, ठीक है। अब ये देखो 0 0 नेगेटिव 0 नेगेटिव, तो ये टर्म भी नेगेटिव आ रही है और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव का रेशियो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, समझ रहे हो, साइन देखना है बस। तो यहां पे कोई साइन चेंज नहीं हुआ, यहां पे एक साइन चेंज हुआ भाई, फिर नेगेटिव से फिर पॉजिटिव आए, एक साइन चेंज हुआ, आप कह सकते हो 2 साइन चेंज हो रहे हैं टोटल, यानी 2 पोल्स इन आरएचपी। समझे कैसे डील करना है भाई, बताओ कैसे डील करना है, ये बात समझ में आ रही है? बोलो, ये साइन चेक करना क्लियर हुआ? साइन चेक करना क्लियर हुआ? एप्सिलन को ये मान लो बहुत छोटा नंबर है, टेंडिंग टू 0 है, तो एप्सिलन माइनस 2 आपका नेगेटिव आ गया और नीचे आपका बस एप्सिलन आ रहा है विच इज पॉजिटिव। एप्सिलन क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि उससे ऊपर वाला नंबर पॉजिटिव था, उस अनुसार आपने पॉजिटिव लेके रखा है। तो आप ना जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे बेटा, तो ये एग्जाम्पल भी डाल लेना, इसलिए कि कभी अगर आप लैंग्वेज से रिलेट ना कर पाए तो इस एग्जाम्पल को देख के आप अच्छे से रिलेट कर लेंगे। क्लियर है? ऐसा मत कर देना कि यहां -1 होता और आप एप्सिलन को पॉजिटिव ले लेते, नहीं, अगर ये -1 होता तो एप्सिलन को आप नेगेटिव ही लेते, इसका साइन वही होगा जो ऊपर वाले नंबर का होगा। देखो आया ना रौनक भाई, वंस मोर, रौनक भाई s³ 0 था, तो इससे आप डिवीजन नहीं कर सकते, आपने एप्सिलन माना, एप्सिलन का साइन आपने वही लिया जो ऊपर वाले नंबर का था, तो एप्सिलन आपने पॉजिटिव लिया, और एप्सिलन टेंडिंग टू 0 ले लोगे, एप्सिलन इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। अब अरे बनाइए, एप्सिलन इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2, यानी एप्सिलन माइनस 2 बाय एप्सिलन, और ये 1 ऐसे नीचे कैरी ओवर हो गया। अब आगे मल्टीप्लाई करो, ये इसमें डिवीजन इसका हुआ, एलसीएम ले लिया भाई, ये बन गया, ठीक है, और फिर ये 1 ऐसे नीचे कैरी ओवर हो गया। अब मैंने ये पहले कॉलम के सारे एलिमेंट लिख दिए, 1 तो आपका पॉजिटिव है, एप्सिलन भी आपने पॉजिटिव माना हुआ है, कोई साइन चेंज नहीं आया। यहां देखो एप्सिलन बहुत छोटा है 2 के मुकाबले, तो ये नेगेटिव आएगा, और एप्सिलन 0 से तो बड़ा है, तो नीचे वाला पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव। फिर इधर आ जाओ, एप्सिलन बहुत छोटा है, एप्सिलन स्क्वायर भी छोटा है, तो ये -4 के कारण नेगेटिव बनेगा। एप्सिलन -2 में एप्सिलन बहुत छोटा है, तो ये भी नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव, और 1 तो पॉजिटिव है, तो यहां पे साइन चेंज हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, 2 साइन चेंज हुए, तो 2 पोल आ गए राइट हाफ प्लेन में। ठीक है भाई, बोलो भाई रौनक भाई, क्लियर हुआ? ये वाला स्पेशल केस सबको क्लियर है? अगर एक एलिमेंट भी कौन सा, पहला, अगर मान लो ये 0 होता, यहां पे कोई नंबर होता, कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहला एलिमेंट अगर 0 जाएगा तो दिक्कत है, क्योंकि पहले कॉलम में ही साइन चेंजेस देखे जाते हैं और पहले कॉलम के नंबर से ही डिवाइड किया जाता है, इसीलिए पहले कॉलम में अगर कोई 0 जा रहा है तो आप एप्सिलॉन मानेंगे, आगे कोई 0 जा रहा है डज नॉट मैटर, डजंट मैटर। ठीक है भाई, क्लियर? चलिए अगला केस होता है बेटा कि अगर सारे एलिमेंट किसी एक रो के 0 हो जाएं, अगर सारे एलिमेंट किसी एक रो के 0 हो जाएं, तो बेटा अगर जैसे मान लो s की पावर 1 के
s की पावर 1 के कोएफिशिएंट आपके 0 हो गए, तो ये वाली जो रो है दिस इज सेड टू बी योर ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या कहलाती है ये रो आपकी? ये रो कहलाती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। जिस रो में सारे एलिमेंट 0 हो रहे हैं उससे पीछे वाली रो कहलाती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अब अगर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स देखो ना, तो जो रूट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन के होते हैं कैसे एप्सिलॉन का वैल्यू निकालोगे बताओ रौनक भाई? हैंड रेज करो, मुझे बताओ एप्सिलॉन का वैल्यू कहां से निकालने भिड़ गए हो तुम? 0 को हमने एप्सिलॉन से रिप्लेस किया, तुम एप्सिलॉन का वैल्यू ही निकाल दोगे? हमने 0 की जगह एप्सिलॉन लिखा और एप्सिलॉन की स्पेलिंग सही लिखो, EPSILON, ये लिखा है आपसिलान, ठीक है? एप्सिलॉन नहीं है ये, आपसिलान है। अब सुनिए, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है ऊपर वाली रो, इसके जो रूट्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक के भी रूट्स होते हैं। अच्छा ऐसे समझो, मान लो सेकंड ऑर्डर की ऑक्सिलरी बनी, सुनो, सेकंड ऑर्डर की ऑक्सिलरी बनी और ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर की थी, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के कितने रूट थे? 4। ऑक्सिलरी के कितने रूट्स होंगे? 2। ये जो ऑक्सिलरी के 2 रूट होंगे ना, ये उन 4 को बिलोंग करेंगे। मान ले उन 4 में से 2 रूट यहां से आएंगे। समझ में आ रही है बात? फिर से सुनना, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी सेकंड ऑर्डर की बन रही है और मान लो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो फोर्थ ऑर्डर की है। अगर कैरेक्टरिस्टिक वाली फोर्थ ऑर्डर की है और ऑक्सिलरी सेकंड ऑर्डर की है, ऑक्सिलरी आपकी सेकंड ऑर्डर की है, तो क्या होगा मेरे बच्चों? आपके सेकंड ऑर्डर के जो 2 रूट्स आएंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक के 4 में से 2 रूट बनेंगे। कैरेक्टरिस्टिक के 4 होंगे ना फोर्थ ऑर्डर होने के कारण, उसमें से 2 आपके ऑक्सिलरी के आएंगे। अब आप क्या करते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं यहां से। कैसे? पहला कोएफिशिएंट है ए, एक पावर छोड़ के चलती है ना रौनक भाई, ये भी देख लो, नहीं तो दोबारा नहीं बताऊंगा इसमें वंस मोर बोले तो। यहां पे s की पावर 0 लोगे, क्यों? ये s स्क्वायर, तो ये s की पावर 0। आपको पता है ना, एरे के अंदर एक एक पावर छोड़ के चलती है, S4 s स्क्वायर s की पावर 0, ये s क्यूब, ये s ऐसे चलती है ना, तो s स्क्वायर में ये s स्क्वायर होगा तो s की पावर 0 होगा। दिस इज बेसिकली योर ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आप इसका डेरिवेटिव लेते हो, आप इसका डेरिवेटिव लेते हो बेटा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है? 2as। क्या आ जाता है? 2as। तो यहां पे जो आपका s की पावर 1 में 0 आ रहा है ना, उसकी जगह आप 2a लिख दोगे। s की पावर 1 का कोएफिशिएंट आप क्या लिख दोगे? आप 2a लिख दोगे। तो आप राउथ अरे फिर आगे कंटिन्यू कर लोगे, राउथ अरे फिर आप आगे कंटिन्यू कर लोगे। समझे? ऑक्सिलरी इक्वेशन, चलो प्रॉपर्टीज पे मैं आता हूं, पहले मैं रौनक से बात कर लूं। भाई ये लड़का जो है ना आजकल चमत्कार करता है क्लास में। बोलो रौनक भाई। चलो वहां पे तो इक्वेशन बन रहा है जिसमें बड़ा सा इक्वेशन बन रहा है एप्सिलॉन का, वो माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन माइनस 4 हाँ हाँ, करके है ग्रेटर देन 0, तो उससे सर हम एप्सिलॉन का वैल्यू निकाल सकते हैं। अरे घोंचू प्रसाद, मैं ये कह रहा हूँ ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तब आपका सिस्टम, ये जो है 0 से बड़ा आ रहा है साइन, इसमें एप्सिलॉन 0 रख के, इसमें एप्सिलॉन 0 रखा है तब ये ग्रेटर देन 0 आया। तुम इसकी वैल्यू कहां से निकाल दोगे एप्सिलॉन की यहां से? भाई ग्रेटर देन 0 आया कैसे बताओ? बोलो भाई। स्टेबल मतलब जैसे पॉजिटिव है। अरे घोंचू प्रसाद, फिर 2 रूट राइट हाफ में चले कैसे गए अगर राइट, अगर आपका स्टेबल था? हाँ 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 हाँ, तब तो 0। फिर कैसे आया ये ग्रेटर देन 0? कैसे आया बताओ? ओके क्या? तो ग्रेटर देन 0 मतलब जैसे वो इक्वेशन है ना, बाय डिफॉल्ट जो हम लेते हैं एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो फिर एप्सिलॉन को ग्रेटर देन 0 लेते हैं। नहीं, एप्सिलॉन को तो ग्रेटर देन 0 लिया, ये इक्वेशन ग्रेटर देन 0 कैसे आई है बताओ? हो गया गोलमाल सब। ऊपर वाला लेस देन 0 कैसे आया था? ये भी नहीं पता।
अरे भाई मेरे एप्सिलन 0 के करीब है, तो एप्सिलन -2 क्या होगा? ठीक है नहीं, एप्सिलन -2 क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव हो। हाँ तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब तीसरी टर्म में देखो, 2 एप्सिलन माइनस एप्सिलन स्क्वायर -4, तो यहाँ एप्सिलन टेंडिंग टू 0 है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या होगा, -4 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर एप्सिलन -2 है, ये भी नेगेटिव हो, तो ये भी नेगेटिव बाय नेगेटिव। पॉजिटिव। अब तुम कह रहे हो इसको सॉल्व करके एप्सिलन निकालूंगा मैं, ये तो ये वाली बात हो गई। अच्छा एक चीज बताओ, x स्क्वायर प्लस 4 में अगर x को 1 डाल दें तो कितना आएगा है? अब मैं कह दूं कि x स्क्वायर प्लस 4 को 5 रख के चलो x निकाल लेते हैं, तो अजीब बात हो गई, जब 1 डाल के ही 5 आया है, अब तुम कह रहे हो कि 5 इक्वल रख के मैं x निकालूंगा। समझ रहे हो बात को? अच्छा, यस। है कि नहीं है? तुमने दिल्ली से बैंगलोर आने के लिए टिकट खरीदी, तो तुम दिल्ली से बैंगलोर आ गए, अब कह रहे हो टिकट देख के मुझे पता चल रहा है मैं दिल्ली से चला था। है कि नहीं है गधों वाली बात? अब मुझे लग रहा है ना रौनक के लिए वंस मोर की जगह ट्वाइस मोर करना पड़ेगा। अरे घोंचुओ, रात में मेरा मूड सही और सुबह में मेरा मूड खराब नहीं होता। सुबह में तुम्हारा जो कोर्स है ना, तुम रोज लैग करा देते हो। कंट्रोल में हमारी गाड़ी हौले हौले आराम से चल रही है, यही कोर्स अभी डिजिटल का चल रहा होता, जहां पे हम लैग कर रहे थे, शाम को भी तुम डांट खा रहे होते डेफिनेटली। तो जब कोर्स लैग नहीं करता तो मैं बहुत खुश रहता हूं, जब कोर्स लैग करने लगता है तो फिर मेरे को गुस्सा आता है, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती अननेसेसरी डाउट पूछ के कोर्स को लैग कराते हो तो दिक्कत है। अगर मशीन शाम में भी चल रहा होता ना, शाम में तुम लोग डांट खा रहे होते डेफिनेटली। सुबह में तो मैं फिर भी एक्सटेंड कर लेता हूँ, शाम में तो मैं और गुस्से में रहता, क्योंकि शाम में एक्सटेंड भी नहीं कर पाता और कंप्लीट भी नहीं कर पाता, फिर होता क्या, सुबह में तो मैं फिर भी आधा पौन घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा तुमको पढ़ा ही देता हूं। है कि नहीं है? तो सीधी बात है, अगर कोर्स ऑन ट्रैक चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये, जो सब्जेक्ट, ठीक है, जो सब्जेक्ट एकदम कोर होता है, जो डिटेल्ड होता है, तो बेटा उसमें ना टीचर भी एक जोन में होता है पढ़ाते हुए, कि आपको अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है, अच्छे से अच्छा डायग्राम बना के दिखाना है, अच्छे से अच्छा एनिमेशन दिखाना है, सब चीज जो है ना विजुअलाइज आपको करानी है। अब उसमें विजुअलाइज कराते कराते अगर बीच में कोई फ्लो तोड़ देता तो गुस्सा आने वाली बात तो है ही। मशीन शाम को कर दूंगा ना तो मशीन 2 महीने तक चलता रहेगा, और डांट तुम फिर भी खाओगे। आ जाओ, मेरे लिए शाम सुबह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट की डेप्थ को समझो, सब्जेक्ट की गहराई को समझो। जब सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट और इतना डिटेल्ड है और उसके अंदर एक एक बारीकी का ध्यान रखना पड़ता है, तो फ्लो तोड़ने से दिक्कत होती है। तो पूरा मैथमेटिकल है, इसमें कौन दिमाग वाला काम है? ठीक है, अब देखो भाई कुछ प्रॉपर्टीज। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका हमेशा इवन ऑर्डर का होता है, बट सर अगर ऑड ऑर्डर का आ गया तो क्या करें? तो बेटा एस को कॉमन ले लेना। मान लो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी, ऑक्सिलरी लिखना आया ना, एस क्यूब है, तो पहले ए के साथ एस क्यूब, फिर एक पावर छोड़ के बी के साथ एस की पावर 1। ठीक है, अगर इवन ऑर्डर का ऑड ऑर्डर का आया तो एस कॉमन लेके हो गया ए एस स्क्वायर प्लस बी, तो यहां पे 0 आ गया और प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी बाय ए। तो अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन का ऑड ऑर्डर आया तो एक पोल ओरिजिन पे आ जाएगा, बाकी बचा हुआ तो इवन ही रहेगा, बाकी बचा हुआ तो इवन ही रहेगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? अगर ऑड ऑर्डर का आ गया तो एक एस कॉमन ले लो, बाकी बचा तो इवन ही रह गया ना। तो इसीलिए आप कह सकते हो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमेशा इवन ऑर्डर की बनती है। अगर ऑड आ भी रहा है तो वहां पे आप एस को कॉमन लेकर के इवन बना सकते हो। तो ऑड ऑर्डर में क्या होगा बेटा, एक पोल ओरिजिन पे आ जाएगा, बाकी सारी बातें सेम रहेंगी। वैसे तो देखो यार 99% क्वेश्चन में ना इवन ऑर्डर की आती है ऑक्सिलरी। ठीक है, ये तो मैंने अपनी तरफ से आपको बता रखा, अगर ऑड आ गया तो क्या होगा। अगला, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू इमेजिनरी एक्सेस, यानी रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन लेफ्ट और राइट में आपके बराबर बराबर आते हैं। क्या होते हैं? बराबर आते हैं, है ना। तो जितने लेफ्ट में होंगे, जहां जहां लेफ्ट में होंगे वैसे वैसे राइट में होंगे। जैसे -2 है अगर लेफ्ट में एक पोल, तो राइट में +2 हो जाएगा। एक लेफ्ट में -2 प्लस आयोटा, तो एक राइट में आ जाएगा 2 प्लस आयोटा।
समझ रहे हो? जो आपका लेफ्ट में होता है वैसा ही इमेजिनरी आपका, सॉरी मिरर इमेज आपका राइट में होता है, ठीक है? जैसा लेफ्ट में वैसा आपका राइट में। तो नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इन राइट हाफ प्लेन इज सेम एज द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इन लेफ्ट हाफ। समझे क्यों? क्योंकि मिरर इमेज है भाई, जितने लेफ्ट हाफ में होंगे उनके मिरर इमेजेस राइट हाफ में भी पोल बनेंगे, तो यानी नंबर ऑफ रूट्स दोनों तरफ बराबर होंगे। अब क्या कीजिएगा, जो रो आपकी ऑक्सिलरी बन रही है, जैसे ये वाली रो आपकी ऑक्सिलरी बन रही है ना, सुनिए ध्यान से, ये जो रो आपकी ऑक्सिलरी बन रही है, आप इसके नीचे काउंट कीजिएगा कितने साइन चेंज आ रहे हैं। ध्यान से सुन लो भाई सारे लोग, अगर जो रो आपकी ऑक्सिलरी बन रही है उसके नीचे गिनती कर लेना कितने साइन चेंज आ रहे हैं, उतने रूट ऑक्सिलरी के राइट हाफ में चले जाएंगे। नंबर ऑफ साइन चेंजेस बिलो ऑक्सिलरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इन द राइट हाफ इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इन लेफ्ट हाफ। सर राइट हाफ तो सही है, लेफ्ट हाफ कैसे हुआ? ऊपर वाला पॉइंट पढ़ो, राइट और लेफ्ट में बराबर थे, तो साइन चेंज जब राइट के बराबर हुआ तो वो लेफ्ट के भी बराबर हो गए। किसके रूट्स? ऑक्सिलरी के। और ऑक्सिलरी के रूट्स जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स का सबसेट हैं। ये बात समझ रहे हो ना? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उन्हीं का सबसेट होते हैं ऑक्सिलरी के रूट्स। अगर कैरेक्टरिस्टिक के 4 हैं, ऑक्सिलरी के 2 हैं, तो ऑक्सिलरी के जो 2 हैं ये उन 4 में से ही 2 हैं, ये उन 4 में से ही 2 हैं। अब ऑक्सिलरी के नीचे कितने साइन चेंज हुए ये बताता है ऑक्सिलरी के कितने रूट राइट हाफ में गए, उतने ही आपके होंगे लेफ्ट हाफ में। तो सर इमेजिनरी पे कितने होंगे? सिंपल, इमेजिनरी के लिए ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी ले लो -2 टाइम्स द नंबर ऑफ साइन चेंज बिलो ऑक्सिलरी। सर दुगना क्यों किया? देखो ऑक्सिलरी मान लो चौथे ऑर्डर किए, ऑक्सिलरी मान लो कितने ऑर्डर किए? चौथे ऑर्डर किए, उसके नीचे एक साइन चेंज हुआ, एक साइन चेंज का मतलब एक पोल राइट हाफ में गया, उसका मिरर इमेज एक लेफ्ट हाफ में गया, 4 में से एक राइट हाफ एक लेफ्ट हाफ, बचे 2 इमेजिनरी, तो 4 - 2 गुना नंबर ऑफ साइन चेंज। 2 गुना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राइट हाफ और लेफ्ट हाफ दोनों को काउंट कर रहे हैं, तो डबल करके ले रहे हैं। जितने साइन चेंज होंगे उतना राइट हाफ में जाएगा, बट ऑक्सिलरी के लिए उतना ही लेफ्ट हाफ में भी होगा, इसीलिए मैंने डबल करके लिया, ऑर्डर माइनस डबल। रौनक भाई एक बार में समझ लो, बार बार नहीं समझाऊंगा क्योंकि हर पॉइंट कम से कम 2 से 3 बार समझा रहा हूं। नंबर ऑफ पोल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन राइट हाफ में कितने होंगे? अब ये तो ऑक्सिलरी के आ गए ना, ऑक्सिलरी के रूट जो होते हैं दे आर द सबसेट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जैसा मैंने बताया 4 में से 2 रूट मान लो ऑक्सिलरी के हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक के कितने राइट हाफ में होंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ साइन चेंज काउंट कर लो पहले कॉलम में, पहले कॉलम में टोटल साइन चेंज कितने आ रहे हैं, उतने रूट ऑक्सिलरी के, सॉरी उतने रूट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के राइट हाफ में जाएंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के राइट हाफ आ गए, ऑक्सिलरी से इमेजिनरी आ गए, तो बचे हुए सारे कहां होंगे? लेफ्ट हाफ में। ऑक्सिलरी से मेरा ऑब्जेक्टिव था बेटा सिर्फ इमेजिनरी वाले पोल निकालना। क्या ऑब्जेक्टिव था ऑक्सिलरी से? इमेजिनरी वाले पोल निकालना। जब भी आपकी एक रो 0 बनती है तब आपके पास एक संभावना होती है, एक पॉसिबिलिटी होती है कि पोल इमेजिनरी पे जाएंगे, और इन 3 स्टेप में आप इमेजिनरी के पोल काउंट करते हो। राइट हाफ के कैसे काउंट करते हो? टोटल नंबर ऑफ साइन चेंज, इमेजिनरी आ गया और राइट हाफ आ गया, तो टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, बचे हुए पोल आ जाएंगे लेफ्ट हाफ में, बचे हुए पोल आ जाएंगे आपके लेफ्ट हाफ में। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट नोट्स में जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा भाई, बट ये रूल पता होने चाहिए। अब नंबर ऑफ रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑन इमेजिनरी एक्सेस, ये तो मैंने बता ही दिया, ये तो मैंने बता ही दिया यार, इसको डिलीट कर देते हैं, है ना। अब यहां पे बेटा जो आपके ऑड रो जो है आपकी 0 हो रही है वंस, तो इसीलिए इमेज लोकेशन जो है नॉन रिपीटेड होती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो इमेजिनरी एक्सिस पे पोल आ रहे हैं वो आपके रिपीटेड हो जाएं, वो नॉन रिपीटेड ही होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी पे जो पोल आएंगे इस मेथड से वो नॉन रिपीटेड होंगे। और अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन का ऑर्डर 4 आ गया तो आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो नहीं निकाल सकते, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए ऑर्डर क्या चाहिए होता है? 2।
फॉर नेचुरल फ्रीक्वेंसी कंप्यूटेशन, ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल टू 2। ठीक है, तभी आप यहां पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। स्टेबल, हाँ स्टेबल तो नहीं रहेगा, बिल्कुल कह सकते हो सिद्धार्थ, अगर रो जीरो हो गई। अगर कभी ऐसा हुआ कि दो रो जीरो हो गई, एक पहले हुई एक बाद में जाके फिर जीरो हो गई, तो बेटा इसमें जो लोअर ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है उसे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। हायर ऑर्डर वाली के पोल में ही लोअर ऑर्डर वाली के पोल भी लाई करते हैं। मान लो s की पावर 4 वाली एक ऑक्सिलरी बनी और एक दोबारे से s की पावर 2 वाली ऑक्सिलरी बन गई, आपके पास दो ऑक्सिलरी बन गई। जैसे s क्यूब वाला रो जीरो हुआ, ध्यान से सुनना, s क्यूब वाला रो जीरो हुआ तो ऑक्सिलरी बनेगी उससे ऊपर वाली रो, यानी s की पावर 4 वाली। फिर आपका s की पावर 1 वाला जीरो हुआ, s की पावर 1 वाला जीरो हुआ, माने कौन सी ऑक्सिलरी बनेगी, s की पावर 2 वाली। कौन सी ऑक्सिलरी बनेगी, s की पावर 2। अब दो ऑक्सिलरी बन गई, एक s की पावर 4 वाली और एक s की पावर 2 वाली। तो किसे कंसीडर कर लेना, पावर 4 वाली को। 2 वाली के जो भी रूट्स हैं वो 4 में इंक्लूडेड ही होंगे, आपको 2 के रूट्स अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। 2 वाले के जो भी रूट्स आएंगे वो 4 वाले में इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो 2 वाले के अलग से निकालने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, कंडीशनल स्टेबिलिटी पे अभी आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लैग। जरा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, फिर कंडीशनल स्टेबिलिटी बताता हूं। इस सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा करनी है, जरा करना इसको। अनस्टेबल आ रहा है, चलो देखें। देखो जैसे s की पावर 4 आपने बनाया तो 3 2 और 2, s की पावर 3 आपने बनाया तो 1 और 1। s स्क्वायर क्या होगा, 2 - 3 -1 और यहां पे 2। s की पावर 1 क्या होगा, -1 - 2 इज -3। यहां पे देखो कोई भी रो ऑफ जीरो नहीं आ रही, दो साइन चेंज आ रहे हैं। यहां पे भी चेंज आ रहा है और यहां पे भी चेंज आ रहा है। तो दो साइन चेंज का मतलब है 2 पोल इन RHP। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ 2 पोल इन RHP, विच बेसिकली मीन्स व्हाट, कि LHP वाले टोटल आपके पास 4 हैं, 4 - 2 LHP में भी आ गए 2। ठीक है, 4 में से 2 आपके राइट हाफ में आ गए और 2 आपके लेफ्ट हाफ में। अच्छा ये ट्राई करो, मैं एक आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं, s की पावर 6 प्लस, ठीक है, 2s की पावर 5 प्लस 8s की पावर 4 प्लस, ठीक है लंबा दे रहा हूं, 6th ऑर्डर का दे रहा हूं, 12s क्यूब प्लस 20s स्क्वायर प्लस 20s स्क्वायर प्लस 16s प्लस 16। अब देखो मैं आपको एक करके दिखाता हूं, ये वाला, ये रो ऑफ जीरोस वाला क्वेश्चन है।
अब देखो s की पावर 6 में आया 1, फिर आया 8, फिर आया 20, फिर आया 16। s की पावर 5 में आया 2, 12, 16। यहां से 2 कॉमन आ सकता है ना भाई, 1, 6, 8। अब आप क्या कीजिएगा, आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, s की पावर 4 अगर देखोगे, 8 माइनस 6 2, फिर यहां 20 माइनस 8 12, और यहां पे 16। देखो तो यहां पे भी अगर 2 कॉमन ले लो तो 1, 6, 8। पता है जब दो रो आइडेंटिकल हो जाती है ना, तो अगली रो ऑटोमेटिकली आपकी 0 हो जाती है। अगर आपकी दो रो आइडेंटिकल हो गई ना, तो अगली रो आपकी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। देखो कैसे, 1, 6, जैसे डिटर्मिनेंट में नहीं होता, दो अगर डिटर्मिनेंट की रो आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट 0 आता है, वैसे 6 माइनस 6 0, फिर 8 माइनस 8 0। ये आ गई रो ऑफ जीरोस, ROZ, रो ऑफ जीरोस आ गई। तो इससे ऊपर वाली इक्वेशन आपकी ऑक्सिलरी बनेगी। तो जरा ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली जाए भाई। तो यहां पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन गई आपकी, ये बन गई S4, फोर्थ ऑर्डर की बन गई ना, प्लस 6s² प्लस 8। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, क्या बनेगा, 4s³ प्लस 12s। इसमें से 4 कॉमन निकाल लो ना, s³ प्लस 3s। तो आप s³ में क्या रख दीजिए, s³ प्लस 3s आ रहा है ना, 1 और 3, s³ और s का कोएफिशिएंट। अब आप फिर से चलिए, 6 माइनस 3 इज बेसिकली 3, ठीक है। फिर यहां से 8 आ जाएगा आपका, s की पावर 1, 9 माइनस 8 1/3, s की पावर 0 इज 8। अब आप ऑक्सिलरी वाली रो को ना मार्क कर लो भाई, ये आपकी ऑक्सिलरी वाली रो है। अब देखो यार, कितने साइन चेंज हुए ऑक्सिलरी से नीचे, एक भी साइन चेंज नहीं हुआ। ऑक्सिलरी के नीचे आपका एक भी साइन चेंज नहीं हुआ, तो नो साइन चेंज, नो साइन चेंज बिलो AS या बिलो ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो नो रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, नो रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इन RHP, और इसका मतलब नो रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इन LHP। तो इसका मतलब हुआ इमेजिनरी रूट्स कितने हो गए, इज ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी माइनस 2 टाइम्स साइन चेंज बिलो ऑक्सिलरी। अब ऑक्सिलरी के नीचे तो कोई साइन चेंज हुआ नहीं, और दुगना क्यों कर रहा था, क्योंकि राइट हाफ लेफ्ट हाफ दोनों काउंट कर रहा था। ऑक्सिलरी का ऑर्डर है 4, तो 4 पोल आ गए इमेजिनरी पे। अब टोटल साइन चेंज देखो, टोटल साइन चेंज कितने हैं, 0। टोटल साइन चेंज कितने हैं बेटा, ऊपर से लेके नीचे तक 0। तो राइट हाफ पोल कितने हो गए, 0। राइट हाफ पोल 0 हो गए। अब लेफ्ट हाफ निकाल लो, यहां पे ऑर्डर है 6, ऑर्डर है 6, 4 इमेजिनरी पे है, राइट हाफ में कोई नहीं है, यानी 2 आ गया। तो 4 इमेजिनरी 2 लेफ्ट हाफ, ये सिस्टम क्या हुआ, मार्जिनली स्टेबल। 4 इमेजिनरी 2 लेफ्ट हाफ, दिस इज मार्जिनली स्टेबल। और आप चाहो तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स भी निकाल सकते थे। आप इसको ना फैक्टराइज कर सकते थे, ये 4 और 2 इसके फैक्टर बनते, तो प्लस माइनस J2 और प्लस माइनस J√2। तो हर बार तो देखो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत जगह आप सॉल्व करके रूट्स भी पता लगा सकते हो। S³ के रिस्पेक्ट में साइन चेंज देखेंगे, नहीं बेटा ऑक्सिलरी के नीचे साइन चेंज देखो ना, S³ वाली रो को तो रिप्लेस कर ही दिया,
तो इसके नीचे देखो 1 आ रहा है पॉजिटिव, 3 आ रहा है पॉजिटिव, 1/3 आ रहा है पॉजिटिव, 8 आ रहा है पॉजिटिव। तो सारे साइन सेम ही तो है, सारे साइन आपके सेम है। क्लियर हुआ? रो ऑफ जीरो से कैसे डील करते हैं भाई, रो ऑफ जीरो से कैसे डील करते हैं, क्लियर हुआ? ऐसे एक एग्जांपल और दे रहा हूं, ये वाला आप लोग ट्राई करना, इसके आगे कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। एस स्क्वायर प्लस 48s प्लस 14 होल डिवाइडेड बाय s की पावर 5 माइनस 2s की पावर 4, ठीक है, प्लस 3s³ माइनस 6s स्क्वायर, 3s³ माइनस 6s स्क्वायर प्लस 2s माइनस 4। जरा ट्राई करना बेटा, इसको ट्राई करो एक बार। देखो सिद्धार्थ भाई दूसरा एग्जाम्पल देख लो, क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लो, इस एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं तो क्लियर हो जाता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन को पहले डिफरेंशिएट कर लो, जो भी कोएफिशिएंट आ रहे हैं वो s³ की रो में भर दो, आगे अपना राउथ हरे कंप्लीट कर लो पहले की तरह। बस आपको रो ऑफ जीरोस को रिप्लेस करना होता है डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन से, ठीक है। चलो आया भाई इसका आंसर? चलो मैं भी स्टार्ट करता हूं। 1 3 2 -2 -6 -4, इसमें से ना 2 कॉमन निकालना, -2 मत निकाल लेना, ठीक है। कभी होशियार बनो और मैंने -2 सर कॉमन ले लिया था, ऐसा मत करना मेरे भाई। -3 + 3 0, -2 + 2 0, ये रो ऑफ जीरोस आ गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास ना ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। सिद्धार्थ भाई ये क्लियर है कि ये ऑक्सिलरी बनेगी। अब जरा ऑक्सिलरी को आप लिख लीजिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को आपने लिखा -s की पावर 4, एक एक s की पावर छोड़ के लिखते जाओ। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में? s के रेस्पेक्ट में। तो -4s³, इसमें से नेगेटिव नंबर कॉमन मत लेना बेटा, पॉजिटिव ही लेना। अब ये जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं ना s³ के, वो यहां डाल दो, -2 और -3। आगे बनाओ फिर से अपना राउथ हरे आगे का, ठीक है। ये हुआ -6 सॉरी +6 -3, तो ये हो गया 3/-2, और फिर यहां से -2 कैरी ओवर हो गया। s की पावर 1 9/2 -4, 9/2 -4 होता है आपका 1/2 -3/2 -1/3, और s की पावर 0 इज -2। अब आप ये देखिए बेटा, यहां से सारी टर्म्स आपकी नेगेटिव चलती चली आ रही हैं। ये देखो भाई सिद्धार्थ भाई, ऑक्सिलरी के नीचे सारी टर्म नेगेटिव हैं, ठीक है, ऑल नेगेटिव इंक्लूडिंग ऑक्सिलरी। तो आप ये कह सकते हो ना, नो साइन चेंज बिलो ऑक्सिलरी।
अगर ऑक्सिलरी के नीचे कोई साइन चेंज नहीं आता है, माने ऑक्सिलरी के राइट हाफ पोल और लेफ्ट हाफ पोल दोनों ही 0 है, ठीक है। रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इन लेफ्ट राइट हाफ प्लेन इज इक्वल टू रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इन लेफ्ट हाफ प्लेन दैट इज 0। यही बन रहा है ना अरे, बताओ यही अरे बन रहा है। 3 राइट हाफ में आ रहे हैं तुम्हारे, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। -2 4s क्यूब 6s, तो -2 -3 हुआ, तो ये 6 हुआ। 6 - 3 इज 3 आएगा, 3 बाय -2 -3, ये 2 कैरी ओवर हो गया, तो ये हुआ 9/2 -4। 9/2 -4 तो 1/2 बाय -3/2 तो -1/3, यही तो एरे आ रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि अगर रूट्स ऑन इमेजिनरी निकालना है, देखो सिद्धार्थ भाई, इमेजिनरी के जो रूट्स होते हैं ना, वो ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी होता है -2 टाइम्स साइन चेंज बिलो ऑक्सिलरी। अब ऑक्सिलरी के नीचे तो कोई साइन चेंज है नहीं, और ऑक्सिलरी का ऑर्डर है 4, तो इमेजिनरी पे आ गए 4। अब ऊपर से नीचे तक टोटल साइन चेंज देखो, ये एक साइन चेंज है ना, टोटल साइन चेंज इक्वल टू पोल्स इन आरएचपी कितना है, 1 है। ये आपका 1 हो गया, 1 पोल आरएचपी में आ गया। तो लेफ्ट हाफ प्लेन के लिए टोटल देखो कितने, 5 है, -4 आ रहे हैं इमेजिनरी पे, 1 राइट हाफ में, तो 0। तो ये सिस्टम कैसा हो गया, अनस्टेबल, जिसके 4 पोल इमेजिनरी पे, 1 राइट हाफ में, 4 इमेजिनरी पे, 1 राइट हाफ में। समझ में आया सिद्धार्थ भाई, बोलो क्लियर हुआ कैसे करना है, क्लियर हुआ, बताओ कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्लियर है ना। तो यार आपका देखो राउत वाला ना मेजॉरिटी टॉपिक पूरा हो चुका है, कल फर्स्ट सेशन में ये कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड सेशन में असाइनमेंट डिस्कस करेंगे इस लेक्चर तक के। एक अभी हमारा एरर वाला असाइनमेंट भी बचा है, और राउत के असाइनमेंट ये कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर बेटा, और आज रात को 9:30 बजे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बात करेंगे। बेटा दे दिया है क्वेश्चन में, न्यूमरेटर मत यूज करो, डिनोमिनेटर से ही तो करोगे। क्या हुआ लास्ट पार्ट में, क्या नहीं समझ आया, पिछला क्वेश्चन भी सेम ही तो था, सेम मेथड फॉलो किया है, इसके नीचे एक भी साइन चेंज नहीं था, एग्जैक्ट सेम कैलकुलेशन है साई, यहां पे भी कोई साइन चेंज नहीं है, तो ऑक्सिलरी का कोई रूट राइट हाफ या लेफ्ट हाफ में नहीं है। ऑक्सिलरी का ऑर्डर है 4, 4 में से कोई भी रूट राइट हाफ लेफ्ट हाफ में नहीं है, तो कहां पे है चारों के चारों, इमेजिनरी पे। टोटल ऑर्डर है 6, और यहां ऊपर से नीचे तक भी कोई साइन चेंज नहीं है, यानी टोटल जो है साइन चेंज ही 0 है, टोटल साइन चेंज आपका 0 है। टोटल साइन चेंज अगर आपका 0 है तो राइट हाफ में कोई पोल ही नहीं गया, तो राइट हाफ का पोल 0 हुआ, 4 आपके इमेजिनरी पे आए, तो 6 में से बचे 2 आपके लेफ्ट हाफ में आए। सिद्धार्थ भाई क्या क्लियर नहीं हुआ, एरे के बाद मैंने यही तो बताया, ये तो रूल्स लिखवाए थे ना ऑक्सिलरी के, कि ऑक्सिलरी के नीचे अगर कोई साइन चेंज नहीं आ रहा, ऑक्सिलरी के नीचे जितने साइन चेंज आते हैं उससे पता चलता है ऑक्सिलरी के कितने राइट हाफ में है, कितने लेफ्ट हाफ में है। हाँ ऑक्सिलरी का साइन इंक्लूड करना है, ऑक्सिलरी के रेस्पेक्ट में ही देखना है साइन, आभाष। तो यहां देखो नेगेटिव 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 नेगेटिव, कोई साइन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सिलरी का कोई भी रूट राइट हाफ में नहीं है, कोई भी आपका लेफ्ट हाफ में नहीं है, 0 है। तो ऑक्सिलरी के सारे रूट आपके इमेजिनरी पे होंगे, ऑक्सिलरी का ऑर्डर है 4, तो 4 के 4 इमेजिनरी पे हुए, और ऊपर से नीचे तक बस एक साइन चेंज आया, यानी एक रूट राइट हाफ में गया, 4 इमेजिनरी पे 1 राइट हाफ में, ऑर्डर ही 5 था, तो लेफ्ट हाफ के लिए 0 बचे। ठीक है भाई सिद्धार्थ, ये तो रूल है जो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, ये 2 कैलकुलेशन ऐसी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये तो आपको करनी पड़ेगी ऐसी, ठीक है। क्लियर हुआ, बोलो भाई क्लियर है। चलो फिर 9:30 बजे मिलते हैं यार यूट्यूब पे,
और आप लोग अपने असाइनमेंट्स वगैरह पूरे करो, कल असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। चलिए, थैंक यू।